हेलो व्हाट्स अप एवरीवन, मेरा नाम है विशाल एंड वेलकम यू ऑल इन टुडेस वीडियो। आई होप आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम ट्रांसलेशन के बारे में। इसके पहले भी एक वीडियो में हमने टेंसेस के बारे में जाना और हमने ये कहा था कि टेंसेस और ट्रांसलेशन दोनों अलग चीज होती हैं। तो वही हम यहाँ पे आज जानने वाले हैं कि ट्रांसलेशन क्या होता है। तो ट्रांसलेशन का मतलब होता है किसी भी एक लैंग्वेज का दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्जन हो जाना। इसको कहा जाता है क्या? इसको कहा जाता है ट्रांसलेशन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम हिंदी के सेंटेंसेस को लेंगे और उसका ट्रांसलेशन कर रहे होंगे किसमें? इंग्लिश सेंटेंसेस के अंदर उसका ट्रांसलेशन कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसे ही हम थोड़ा सा और जानेंगे कि इंग्लिश के सेंटेंसेस को अगर हिंदी में कर रहा हूं तो क्या बात जो है ध्यान रखनी पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि सबसे पहली बात जो हमारे पास में लिखी हुई है वो लिखी हुई है अंग्रेजी जो होती है, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसका हम ट्रांसलेशन यहाँ पे करने वाले हैं, जिसमें हम ट्रांसलेशन करने वाले हैं हिंदी का, वो होती क्या है? वो एक भाषा होती है। अब भाषा का मतलब क्या होता है? भाषा वो माध्यम होता है जिसकी सहायता से हम अपने भावों को प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं। यानी कि मेरे मन में कोई फीलिंग आ रही है, अब उसको हम बोलेंगे कैसे? तो वो जो माध्यम होता है जिससे हम बोल पा रहे हैं, जैसे अभी हम हिंदी से बोल के आपको बात को वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो वैसे ही एक भाषा जो होती है वो एक माध्यम की तरह काम करती है। तो क्योंकि भाषा हमारे भावों को प्रकट कर रही है तो वो ज्यादा डिपेंड करेगी हमारी भावनाओं पे, वो शब्दों पे ज्यादा डिपेंड नहीं कर रही होगी। ठीक है, उसके लिए कोई बहुत ज्यादा रूल्स नहीं होने चाहिए। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारी भावनाएं, अगर हम जो कह रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है और वहां पे जरूरी नहीं है कोई रूल फॉलो हो रहा हो, तो हम उसी को ही मानेंगे कि वही सही है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? एक भाषा किस पर निर्भर करती है? कभी सोचा कि एक जो भाषा होती है, अंग्रेजी भाषा है, और भाषा किस पर निर्भर करती है? उसी पर अंग्रेजी भी निर्भर करेगी। तो देखो, कोई भी भाषा उसके बोलने वाले के निवास स्थान और संस्कृति पे निर्भर करती है। भाई देखो, जैसे हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो जब भी मेरी भाषा होगी, इस भाषा में मेरे आसपास का जो परिवेश मेरा होगा, जो भी मेरे आसपास का एनवायरनमेंट होगा, उस एनवायरनमेंट से चीजें लेके हम उसके एग्जाम्पल में यूज कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई मुहावरा यानी कि कोई इडियम या फ्रेज का यूज करते हैं, तो वहां पे यूज क्या कर रहे होंगे? हम ऐसी चीजों का यूज करेंगे ना जो हमारे आसपास पाई जाती हैं। और वहीं पे अगर कोई एक व्यक्ति जो कि यूरोप में रहता है, ऐसा ही कोई व्यक्ति जो ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका में रहता है, तो व्यक्ति एग्जाम्पल कहां से लेगा? अपने आसपास की चीजों से। तो हमारी जो लैंग्वेज होती है और जो दूसरी लैंग्वेज होती है, कोई सी भी दूसरी लैंग्वेज, उसमें डिफरेंस हमेशा देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे रहने की जगह, हमारा परिवेश, हमारा निवास स्थान, हमारी संस्कृति, सब कुछ अलग अलग होता है। तो उसके हिसाब से ये भी चेंज होगी। यानी कि अगर हम एक भाषा का दूसरी भाषा में सटीक रूप से ट्रांसलेशन करना चाहें तो वो संभव नहीं है, क्योंकि हमें और सिर्फ ध्यान देना होता है कि मेरा जो सेंस है भाषा का, यानी कि जो मेरा भाव है, मेरी जो भी समझ रहे हैं, वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर पूरा हो रहा है तो ट्रांसलेशन में और कुछ भी नहीं करना होता है, बस एक भाषा का भाव दूसरी भाषा में पहुंच जाए, इसी को हम कहते हैं कि ट्रांसलेशन हो गया। ठीक है, शब्दों का बदलाव नहीं, भावों का बदलाव कहलाता है ट्रांसलेशन। भावों का बदलाव मतलब एक भाषा से दूसरी भाषा में। ठीक है भाई, यहाँ पे एक छोटी सी बात लिखी, बड़ी प्यारी सी, सेंस पर सेंटेंस पर नहीं। यानी कि जो भाषा है वो किस पर निर्भर करेगी? सेंस पे निर्भर करेगी, सेंटेंस पे नहीं। तो अगर कहीं पे एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं होता है, बिल्कुल सटीक ट्रांसलेशन नहीं होता है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि उसका जो सेंस है, क्या वो बिल्कुल सही तरीके से वहां पे हमको दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो हम मान लेंगे कि हाँ, वो मेरा सेंटेंस बिल्कुल सही ट्रांसलेट हुआ। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और भी क्या है आगे। यहाँ पे लिखा हुआ जो काल होता है, काल को ही हम क्या कहते हैं? काल को ही हम कहते हैं टेंस। तो टेंस बोलो या फिर काल बोलो, समय बोल दो। काल के प्रकार कौन कौन से होते हैं? अंग्रेजी व्याकरण में, यानी कि इंग्लिश की भाषा में, या फिर किसी भी व्याकरण की हम बात कर लेते हैं, वहां पे टेंस को हमेशा और हमेशा 3 पार्ट में ही बांट सकते हैं। एक, जो अभी चल रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रेजेंट कहते हैं। जो अभी चल रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रेजेंट कहते हैं। और जो बीत गया है, जो समय बीत चुका है, जो समय हम व्यतीत कर चुके हैं, उसे कहा जाता है पास्ट। उसे कहा जाता है पास्ट टेंस कहा जाता है। जो बीत गया है वो पास्ट, जो चल रहा है तो प्रेजेंट, वो प्रेजेंट होता है। और जो समय आने वाला होता है उस समय को हम कह रहे होते हैं फ्यूचर। क्या कहते हैं? फ्यूचर, FUTURE। फ्यूचर टेंस उसको कहा जाता है। सिंपल है, कोई दिक्कत इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई। लिखा हुआ प्रत्येक काल को, काल यानी कि टेंस, फिर से वही चीज, टेंस,
को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। 4 भागों में क्यों विभाजित किया जाता है भाई? तो 4 भागों में विभाजित किया जाता है उसके वर्ब की, उसकी क्रिया की अवस्था के अनुसार, उसकी क्रिया की अवस्था के अनुसार उसको 4 भागों में बांटा जाता है। उसकी क्रिया के अनुसार उसको 4 भागों में बांट दिया जाता है। देखो भाई कौन कौन से 4 भाग होते हैं। सबसे पहला है इंडेफिनिट, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मेरी जो भी क्रिया है उसकी अवस्था क्या है, उसके हिसाब से इसको बांटा जाता है। क्या वो इंडेफिनिट है? इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। क्या वो निश्चित नहीं है, या फिर उसके अंदर कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि सामान्य तौर पे निश्चित नहीं है, हमको समझ नहीं आ रहा है कि वो बात किस तरीके की है, तो हम बोल सकते हैं वो इंडेफिनिट में हम डाल देते हैं। इसी को हम कह सकते हैं कि यही क्या होता है, मेरा सिंपल सेंटेंस भी होता है, सिंपल टेंस भी यही होता है। ठीक है भाई। दूसरा जो है वो है कंटिन्यूअस। नाम में है कंटिन्यूअस मतलब कि निरंतर। निरंतर का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जो लगातार चल रही होती है। जब भी मेरी क्रिया लगातार चल रही होगी किसी भी टेंस में, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट में है तो पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर में तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। बस शर्त क्या है कि इसका लगातार होना बहुत जरूरी होता है। और इसी का एक और नाम होता है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोग्रेस होती रहती है, ये होती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। क्योंकि काम होता रहता है तो हम इसको प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं। ठीक है। अगला जो होता है वो है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? जब भी कोई काम पूरा हो जाता है, जब भी कोई काम बिना किसी गलती के हम पूरा कर देते हैं तो हम बोलते हैं ना परफेक्ट। जब भी कोई काम पूरा हो गया तुम क्या कहते हैं? परफेक्ट। परफेक्ट मतलब पूरा हो गया है, अच्छे से पूरा हो गया। तो परफेक्ट का मतलब होता है कोई भी काम जब पूरा हो जाता है, किसी भी टेंस में अगर कोई काम पूरा हो गया है, कोई भी वर्ब पूरी हो गई है, तो उसको बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं परफेक्ट टेंस का। पास्ट में होगा तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट में होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट, और फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस उसको कहते हैं। इसके बाद में है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में काम थोड़ा थोड़ा सा पूरा भी हो जाता है और बाकी काम लगातार होता है। यानी कि मान लो हम 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं, तो 1 घंटे से खेल रहे हैं, तो 1 घंटे से लेके अभी तक, जब शुरू किया था तब से लेके अभी तक तो कुछ खेला भी है और अभी भी खेले जा रहे हैं, तो भाई पूरा भी हुआ है और वहां पे अभी भी काम चल रहा है। यानी कि थोड़ा समय तो ये खेल भी चुके हैं हम, और ये काम अभी भी कैसा चल रहा है? लगातार हम चल रहा है। कब तक चलेगा नहीं पता, लगातार चल रहा है भाई। ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमने क्या पढ़े थे अभी? हमने देखे थे ये 3 टेंस है हमारे पास में। एक टेंस ये रहा, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, और हर एक के पार्ट कितने हैं? 4 पार्ट हैं। तो 4 3 जा कितने हो जाते हैं हमारे पास में? टोटल 12, टोटल 12 टेंस हमारे पास यहाँ पे हमको देखने को। अच्छा भाई, आगे बढ़ने से पहले अब हम क्या करेंगे? अब हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण सी बातें। तो क्या महत्वपूर्ण सी बातें हैं वो? पहली चीज है सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। ये हमने पहले भी बता के रखा हुआ अपने एक वीडियो में, सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। लेकिन फिर भी हम समझ देखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट को हिंदी में कहा जाता है कर्ता। तो जो व्यक्ति काम को करता है, व्यक्ति हो या वस्तु या कुछ भी हो, अगर वो काम को कर रहा है, वहां पे जो काम हो रहा है वो उस व्यक्ति के लिए ही वहां पे इस्तेमाल हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति या वस्तु क्या कहलाएगा? वो व्यक्ति या वस्तु वहां पे कहला सकता है एक सब्जेक्ट। ठीक, उसको हम कह सकते हैं वहां पे एक सब्जेक्ट है भाई वो। ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर क्रिया, यानी कि जो काम हो रहा है, जिस पर प्रभाव पड़ेगा, उसको कहा जाएगा वो क्या है? वो एक ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि मान लो हमने कहा कि मैंने एक फल खरीदा, तो काम तो हमने किया भाई, तो हम कहलाएंगे, मैं कहलाऊंगा वहां पे सब्जेक्ट। और क्योंकि खरीदा गया है फल को, काम जो हो रहा है उसका इफेक्ट पड़ रहा है फल पे, तो फल क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा भाई। उसके बाद में हम देखते हैं क्या वर्ब क्या होती है। वर्ब सिंपली, वर्ब को हिंदी में कहा जाता है क्रिया, यानी कि जो काम, जो भी काम सब्जेक्ट कर रहा होगा उसको क्या कहा जाएगा? वर्ब कहा जाएगा। देखते हैं क्या लिखा हुआ, वह कार्य, वह जो कार्य करता है उसको सब्जेक्ट कहा जाता है, जिसके लिए क्रिया का प्रयोग किया जाता है, क्रिया इसके लिए प्रयोग होती है, उसी को कहा जाता है सब्जेक्ट। और सिंपल तरीका यही है इसको याद रखने का। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, जिस पर भी असर पड़ रहा है, उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जिस पर सीधा प्रभाव पड़ता है, इनडायरेक्ट यानी कि जो रिसीव करता है। ठीक है, इस चीज को हमने पहले बताया हुआ, आप चाहो तो वीडियोस को, उस वाली वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है।
तीसरी चीज जो लिखी हुई है यहाँ पे वो है वर्ब, कर्ता द्वारा किया गया कार्य, यानी कि जो सब्जेक्ट काम कर रहा होगा उस काम को क्या कहा जाएगा, उस काम को कहा जाता है वर्ब, उस कार्य को वर्ब कहा जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो लिखा हुआ अक्षय किक्स द बॉल। अक्षय जो है वो बॉल को किक कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, किक करने का। किक करने का मतलब क्या हुआ कि लात मार देना, ठीक है, लात मारना होता है। तो भाई अक्षय ने लात मार दिया बॉल में, मारी किसने, काम किसने किया भाई, यहाँ पे अक्षय ने करा है ना। तो अक्षय मेरा यहाँ पे क्या कहलाएगा, अक्षय मेरा यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट। और यहाँ पे काम क्या हो रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है, काम हो रहा है यहाँ पे किक करने का, लात मारने का। तो ये काम क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा भाई। अब काम तो हो गया, लेकिन इस काम का असर किसके पड़ा, यानी कि जो लात है वो पड़ी किसको है, तो वो है बॉल। तो ये बॉल क्या कहलाएगी भाई, ऑब्जेक्ट कहलाएगी, ठीक है। तो आगे अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम जब भी इनकी बात कर रहे होंगे तो हम शॉर्ट में यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए एस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, एस, और ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल कर लेंगे हम ओ वर्ड का, ठीक, और वर्ब के लिए इस्तेमाल कर लेंगे वी वर्ड का। तो जहां पे भी अगर एस लिखा हुआ है तो हम समझ जाएंगे वो सब्जेक्ट है, वी लिखा हुआ है तो समझ जाएंगे वर्ब है, और ओ लिखा हुआ तो क्या समझेंगे कि वो एक ऑब्जेक्ट के लिए लिखा हुआ, कैपिटल में लिखा होगा ये सारे, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, जो भी वर्ब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ये जो भी वर्ब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, ये जो भी वर्ब है इसके रूप भी तो होते हैं भाई, इसके फॉर्म भी तो होते हैं। तो वो फॉर्म क्या क्या होते हैं, देखो सबसे पहला फॉर्म है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे कि फॉर एग्जांपल प्ले, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये बेस फॉर्म भी होती है। इसी में अगर हम एस या ई एस जोड़ देते हैं तो वो कैसे बन जाती है, तो वो सिंगुलर बन जाती है। एस ई एस जोड़ने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस जोड़ने पर वो वर्ब सिंगुलर बन जाती है, ठीक है। चाहो तो इसको लिख सकते हो साथ में। दूसरी वर्ब है सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि वर्ब का सेकंड जो रूप होता है वो हमेशा और हमेशा इस्तेमाल किया जा रहा होता है पास्ट टेंस के अंदर, वो भी पास्ट इंडेफिनिट में हम इसका इस्तेमाल कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन पूरे पास्ट टेंस में हम आपको दिखा सकते हैं कि हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि हम परफेक्ट टेंस में यूज कर रहे होते हैं, हैव के साथ में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और आखिरी है आईएनजी, और आईएनजी फॉर्म बता रहा होता है कंटिन्यूएशन को, जहां पे भी इस्तेमाल हो रहा होता है वहां पे, ठीक है भाई। तो प्ले की फर्स्ट फॉर्म क्या हुई, प्ले की फर्स्ट फॉर्म प्ले रही, सेकेंड फॉर्म यहां पे बन गई प्लेड, थर्ड फॉर्म भी क्या रही यहाँ पे, प्लेड रही। और जो आईएनजी फॉर्म बनेगी उसमें बस हम क्या काम करेंगे, हम प्ले के साथ में आईएनजी को जोड़ देंगे और ये बन जाएगा प्लेइंग, ठीक है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे देखा प्ले की सेकंड फॉर्म क्या थी, प्ले की सेकंड फॉर्म थी प्लेड, थर्ड फॉर्म क्या थी, प्लेड। तो ऐसा भी होता है बहुत सारी वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म प्लेड ही होगी, यानी कि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ ईडी सफिक्स को जोड़ देते हैं, ठीक है। और ऐसी वर्ब्स को कहा जाता है, ऐसी वर्ब्स को कहा जाता है रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब। तो रेगुलर वर्ब्स कौन सी वर्ब्स होती हैं, रेगुलर वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जिसमें हम ईडी को ऐड करते हैं और उसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म वहां पे बन जाती है। और ऐसे ही अगर हम उसमें ईडी का इस्तेमाल करके उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं बना पा रहे हैं तो ऐसी वर्ब्स को कहा जाता है इर्रेगुलर वर्ब, यानी कि जो रेगुलर नहीं होती हैं। और जो हमारी इंग्लिश में लगभग 95 से 97% जो वर्ब्स होती हैं वो रेगुलर होती हैं, यानी कि वो ईडी लग के सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म को बना देती हैं। और बाकी जो 3 या 5 या 6% अप्रॉक्स होती हैं वो होती हैं इर्रेगुलर, यानी कि उनकी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म ईडी लग के नहीं बनती है भाई। आगे बढ़ते हैं, देखो तो इतनी बात समझ में आ गई। प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में सेकंड फॉर्म, परफेक्ट जब भी बात कर रहे होंगे वहां पे थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और आईएनजी फॉर्म बताएगी कंटिन्यूएशन को, कंटिन्यूएशन तभी होगा, कंटिन्यू लगातार काम तभी होगा जब हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब हम करेंगे, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहला एक टेंस। वो टेंस कौन सा है, तो सबसे पहला जो टेंस हमारे पास में आता है वो टेंस है पास्ट का इनडेफिनिट टेंस। तो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस क्या बताता है, देखो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस जब भी बात हम कर रहे होते हैं तो वो ऐसी चीजों को बताता है जो पास्ट में हुई हैं और पूरी हो चुकी हैं। तो जब भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे चीजों कुछ करके या जो कुछ भी बोल रहे हैं वो वहां पे क्या है, वहां पे हम बात कर रहे हैं वर्ब की, यानी कि हम क्रिया की बात करेंगे। यहाँ पे हमेशा हमेशा क्रिया के टाइम की बात हो रही होगी, क्योंकि टेंस का मतलब ही होता है कि वर्ब का टाइम। और हम जब भी बात करेंगे अवस्था की तो हम क्रिया की अवस्था की बात करेंगे, लगातार है, क्या है, क्रिया है,
ठीक, पूरा हो गया है क्या, क्रिया पूरी हो गई है। ठीक है भाई। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट में पूरी हुई किसी भी एक्शन को, यानी कि पास्ट में कोई काम पूरा हो गया तो उसको हम बोलेंगे कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए हम इन स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग टाइप ऑफ सेंटेंसेस में। तो टाइप ऑफ सेंटेंसेस देखो कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास में। देखो सबसे पहला है अफर्मेटिव, यानी कि जिसके अंदर हम बात को रखते हैं और इन्फॉर्मेशन देते हैं पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक रूप से। देखो हिंदी में लिखा हुआ सकारात्मक, यानी कि कोई काम हमने बोला है और वो काम हुआ है, नहीं वर्ड का प्रयोग नहीं कर रहे होंगे। अगर नहीं करेंगे तो क्या कहलाएगा वो, निगेटिव। जब काम के ना होने को बताया जाएगा तो निगेटिव। ठीक, और जब भी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे, यानी कि पूछने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम कहेंगे वहां पे बात हो रही है इंट्रोगेटिव। प्रश्न पूछ रहे हैं तो इंट्रोगेटिव कहलाएगा भाई। ठीक है। अच्छा, इन वाक्यों के अंत में ज्यादातर ता था, ती थी, ते थे जैसे शब्द आते हैं कि मैं पढ़ाई करता था, मैं गाना गाता था, तुम वहां जाते थे, मैं घूमता था, तुम रोते थे, हंसते थे, गाते थे, पीते, नहाते, धोते, सब करते थे भाई। ठीक है, तो ऐसे करके आएगा। और एक चीज और यहाँ पे याद रखनी है कि इसमें आखिरी में हिंदी में अगर हम बात करें, ठीक है, आ, ई या फिर ए की मात्रा यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, तो देखो इसको इस तरीके से पढ़ना तो थोड़ा सा गलत है, लेकिन हम इस तरीके से इनको याद रख सकते हैं, थोड़ा सा अपने लिए सरल बना सकते हैं सेंटेंस के फॉर्मेशन को, इसलिए हम इस तरीके से इसको बता रहे हैं बस। वरना इसको सही पढ़ने का तरीका क्या है, वरना इसको सही पढ़ने का तरीका है इस तरीके से हमने टेंस वाली वीडियो में अपने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, कि हमको जानना चाहिए कि हम कहां पे किस टेंस का यूज करेंगे, ना कि हमें ऐसे ता था, ती थी, ते थे याद रखने हैं। ठीक है भाई। तो अगर किसी को इस चीज से दिक्कत होती है तो उसका कारण सिर्फ इतना है कि हम चाहते हैं कि चीजें थोड़ी सी सिंपल हो जाएं। ठीक है भाई। तो इस तरीके से ता था, ती थी करके आ रहा होगा सेंटेंस के आखिरी में। यहां पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मयंक पढ़ाई करता था। देखो भाई ता था करके आ गया तो हम बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब की कौन सी फॉर्म, अभी पीछे बताया हुआ भाई, सेकंड फॉर्म, और आखिरी में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो देखो मयंक पढ़ाई करता था। ठीक, तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, पढ़ाई करने का काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है यहाँ पे काम हो रहा है पढ़ाई करने का। अब वो काम कर कौन रहा है, मयंक भाई साहब कर रहे हैं। तो ये मयंक भाई साहब क्या कहलाएंगे, मयंक भाई साहब यहाँ पे कहलाएंगे सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो जैसे ही मयंक सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस हुए तो हमने इस्तेमाल कहाँ कर लिया, शुरुआत में कर लिया। तो देखो लिखा हुआ है मयंक। ठीक, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, पढ़ाई करने की इंग्लिश क्या होती है, पढ़ाई करने की इंग्लिश होती है स्टडी। तो स्टडी की सेकंड फॉर्म स्टडीड बन गई। देखो ईडी लग के बन रही है, वाई हट गई, तो हम बोलेंगे ये रेगुलर वर्ब है। तो यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर लिया स्टडी, मयंक स्टडीड बन गया भाई, सिंपल, खत्म। इसके बाद में आगे देखते हैं, जैसे ही सेंटेंस बनता है निगेटिव, तो वहां पे हमें चाहिए होती है एक हेल्पिंग वर्ब। और यहां पे वो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, वो होगी डिड। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर निगेटिव में कैसे बनेगा, सब्जेक्ट आएगा, डिड आएगा, निगेटिव क्योंकि नॉट है तो यहाँ पे नॉट आ गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमने अभी कहा था कि पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, तो भाई हम तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं अपनी बात से, हम तो अपनी बात का विरोधाभास कर रहे हैं भाई। यहाँ पे तो फर्स्ट फॉर्म लिख रखी है, आना क्या चाहिए थी सेकंड फॉर्म, लेकिन यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म लगाई है। देखो यहाँ पे ये जो डिड लगी हुई है ना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है। ठीक, कौन सी वर्ब की, डू या फिर डज की। तो इसका मतलब क्या हुआ, डू और डज का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, प्रेजेंट में कर रहे होंगे। तो हाँ भाई करेंगे, प्रेजेंट में डू और डज का इस्तेमाल कर रहे होंगे। और पास्ट में करेंगे डिड का, क्योंकि डिड है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हमने देखो यहाँ पे लिखा हुआ राहुल ने पत्र नहीं लिखा, तो काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है यहाँ पे लिखने का। और कर कौन रहा है, राहुल कर रहा है, तो राहुल सब्जेक्ट कहलाएगा और लिखना क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। और क्या लिखा जा रहा है, लिखने का काम किस पे हो रहा है, पत्र पे हो रहा है, तो पत्र क्या कहलाएगा मेरा, पत्र कहलाएगा मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट रख लो, राहुल को भाई आगे रखो, बुलाओ आगे राहुल को आगे बुलाया हमने, तो सब्जेक्ट आ गया डिड, डेड लगा दिया, नॉट लगा दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लिखने की इंग्लिश क्या होती है, लिखने की इंग्लिश होती है राइट। तो हमने राइट की कौन सी फॉर्म लगाई, हमने राइट पे यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर ली राइट। और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर, तो द लेटर लगा दिया। आर्टिकल्स हमने पढ़े हुए हैं, हमने बोला द जब लगाएंगे तो इस चीज को हम पहले से जानते हैं या फिर जो चीज विशेष होती है। तो द लेटर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये लेटर वो लेटर होगा ना जो इसने राहुल ने अभी भी लिखा हुआ है, जो भी ये लिखना चाहता है उसी की तो बात हो रही है। तो ये थोड़ा सा विशेष हो गया जिसके बारे में वो पहले से जानता है।
तो हमने यहाँ पे दा लगा लिया और इस तरीके से सेंटेंस यहाँ पे बन गया भाई। अच्छा भाई, आगे है इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में क्या करना है? इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक काम करना है, इन्वर्जन लगाना है। अब इन्वर्जन क्या होता है? कोई बात नहीं, इन्वर्जन नहीं पता, छोड़ो। इन्वर्जन वैसे बता देते हैं थोड़ा सा कि सब्जेक्ट और वर्ब के जगह को बदलना, सब्जेक्ट और वर्ब की स्थान को परिवर्तित कर देना इन्वर्जन कहलाता है। चलो देखो भाई, तो हम क्या काम करेंगे, हम जो हेल्पिंग वर्ब होगी, ऐसे ही मेरा सेंटेंस प्रश्नवाचक होगा, हम हेल्पिंग वर्ब को उठा के कहाँ रख देंगे? हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरुआत में प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे ही वाक्य प्रश्नवाचक होता है तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया का प्रयोग वाक्य की शुरुआत में किया जाता है। तो देखो क्या यहाँ पे किया है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या थी? यहाँ पे मेरी हेल्पिंग वर्ब थी डिड, जो कि सेकंड फॉर्म थी वर्ब की, डू की। तो यहाँ पे क्या उसको शुरुआत में इस्तेमाल किया? हाँ भाई, कर तो लिया, बात तो मान रहा है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, तो देखो हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे रख गया, ठीक। तो उसके बाद में क्या आना चाहिए था? सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट आ रहा है। नॉट की अगर जरूरत पड़ेगी तो यहाँ लगा देंगे, क्योंकि नॉट तो आगे नहीं गया ना, नॉट तो आगे नहीं गया, तो नॉट तो यहीं पे रहने वाला है। तो यहाँ और उसके बाद में वर्ब की देखो फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल किया? यहाँ पे हमने एक सुंदर से क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल कर लिया भाई, ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है, वो चीज क्या है? वो ये है कि जब भी सेंटेंस मेरा सिंपल था, निगेटिव नकारात्मक था, तो हमने नॉट का इस्तेमाल किया सब्जेक्ट नहीं, हेल्पिंग वर्ब के बाद। और जैसे ही वो इंट्रोगेटिव बना तो सब्जेक्ट के बाद। तो ये बात भी भाई सारे सेंटेंस में याद रखनी है कि जब भी सेंटेंस मेरा होगा इंट्रोगेटिव तो हम नॉट का इस्तेमाल कर रहे होंगे सब्जेक्ट के बाद, और सिंपल सेंटेंस होगा तो नॉट का इस्तेमाल होगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है भाई। अब हम बस अगले टेंस पे बढ़ते हैं, इसके बाद में आएगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अब हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी फिर से वही बात, जब भी हम कोई ऐसी वर्ब की बात करेंगे जो इंडेफिनिट है, निश्चित नहीं है, हमको समझ नहीं आ रहा है कि कौन से टेंस में रखनी है, तो हम उसको उठा के इंडेफिनिट रख देंगे, और प्रेजेंट में होगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसका फॉर्मेशन कर रहे होंगे। अब क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी चाहिए? वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी चाहिए भाई? वर्ब की यहाँ पे प्रथम फॉर्म का इस्तेमाल कर लिया जाएगा, ठीक है। पहले पढ़ते हैं भाई इसमें क्या होता है। इसमें प्रेजेंट की आदतों को बताया जाता है, प्रेजेंट की आदतों को बताता है। ये सांसारिक या फिर सार्वभौमिक जो सत्य होते हैं उनको बताता है, ये फैक्ट्स को बताता है, तथ्यों को बता रहा होता है, और जो भी शिष्टाचार की बातें होती हैं उसको बता रहा होता है। जैसे कि हमने बोला कि हमें जो ईमानदारी होती है वो सबसे अच्छा कर्म होता है, सबसे अच्छी चीज होती है, तो होती है भाई। यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करें तो जैसे हमने बोला कि सूरज पूरब से निकलता है, चांद रात में चमकता है, तो ये चीजें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये प्रेजेंट डेफिनेट में ही बनाई जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा हम जब आदेश करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, वो भी इसी में बनते हैं। इनकी देखो पहचान क्या रहेगी हिंदी में? ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द यहाँ पर आते हैं। तो ये चीज याद रख लो, अच्छी बात है भाई ट्रांसलेशन के लिए, वरना ये याद रखेंगे कि क्या क्या यहाँ पे बताया जाता है, आदत की बात कर रहे होते हैं, ठीक है भाई। तो देखो इसमें भी फिर से पास्ट की तरह ही 3 टाइप के सेंटेंस हम देख रहे होंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। निगेटिव आएगा तो इंट्रोगेटिव में निगेटिव का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? सब्जेक्ट के बाद। इस चीज को नोट करना है कि इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद निगेटिव, और सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद में निगेटिव का इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है। तो देखो भाई अफर्मेटिव सेंटेंस में यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट हमेशा आना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसे ही आने पड़ेंगे सेंटेंस को। उसके बाद में वर्ब आया, क्योंकि प्रेजेंट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हमने क्या कहा था? सिंगुलर कैसे बनाएंगे? शुरुआत में बताया था कि सब्जेक्ट नहीं, वर्ब में एस या ईएस को जोड़ देंगे। सब्जेक्ट में क्या काम करेंगे? सब्जेक्ट में हम एस या ईएस को जोड़ देंगे, तो वो बन जाएगा कैसा? वो बन जाएगा सिंगुलर, ठीक है। तो हमें अगर वर्ब, सब्जेक्ट मेरा कैसा होगा? सब्जेक्ट मेरा होगा सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तो हम क्या काम करेंगे? हम वर्ब को भी सिंगुलर यूज करेंगे, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब में एस और ईएस को जोड़ा जाएगा। अब कब एस जोड़ेंगे, कब ईएस जोड़ेंगे, उसको भी देख लेते हैं भाई। तो हम देखेंगे ईएस कहाँ जोड़ना है। तो देखो ईएस को जहां जहां जोड़ना है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक बार। तो ईएस को जोड़ने के लिए हमें ध्यान रखना है कि हमारे सेंटेंस जो भी वर्ड है उसके लास्ट में या तो एस एच आ जाए, क्या आ जाए? या तो यहाँ पे आ जाए एस एच, या तो आ जाए यहाँ पे सी एच, या तो आ जाए एस एच, या फिर आ जाए सी एच, या फिर यहाँ पे आ जाए एस डबल एस आ जाए, ओ आ जाए, ठीक, जेड आ जाए, एक्स आ जाए।
अगर इनमें से कुछ भी आता है, इनमें से कुछ भी यहाँ पे आ जाता है वर्ड के लास्ट में, तो हम इस्तेमाल करेंगे ईएस का, और वरना हम किसका इस्तेमाल कर लेंगे, वरना हम इस्तेमाल कर लेंगे एस का, सिर्फ और सिर्फ एस का। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लो फिक्स, तो देखो फिक्स वर्ब है, एक्स आया आखिरी में, ईएस जोड़ देंगे फिक्सेस, जब भी प्लूरल बना रहे होंगे। ऐसे ही लिखा हुआ है मान लो प्ले, तो प्ले आखिरी में देखो नहीं आ रहा है, एस एच सी एच एक्स डबल एस ओ, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे सिंपली एस जोड़ देंगे, प्लेस बन जाएगा, सिंगुलर बन गया। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, राधिका सब्जी काटती है, ती है, ती है, ती है आ गया, ती है, तो ती है यानी कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे भाई, सबसे पहले सब्जेक्ट, कौन काट रहा है, काम क्या हो रहा है यहाँ पे, काटने का, तो कौन कर रहा है ये काम, सब्जेक्ट करेगा, राधिका कर रही है, तो राधिका को पहले लिख लो भाई, राधिका बुलाओ आगे, राधिका आगे आ गई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लो, राधिका एक सिंगुलर है या प्लूरल है, एक वचन है या बहुवचन है, तो राधिका एक लड़की है तो सिंगुलर है, यानी कि मेरी जो वर्ब होगी उसके साथ में एस और एस को जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या काम करा, यहाँ पे हमने जो सब्जी काटने की इंग्लिश है, काटने की इंग्लिश होती है कट, तो कट लिखी। अब क्योंकि राधिका कैसी थी, सिंगुलर थी, तो हमने यहाँ पे एस या ये जोड़ने के बारे में विचार किया अपने मस्तिष्क में, और हमने यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया, हमने यहाँ पे एस का इस्तेमाल किया, क्योंकि आखिरी में एक्स सी एस एच सी एच ओ डबल ओ जेड ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा था, तो हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया किसका, एस का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, सिंपल है। निगेटिव जैसे ही आएगा, तो निगेटिव का जैसे ही बात करेंगे, तो निगेटिव की बात करते हुए ही यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब का, और जैसा कि हमने प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में बताया, वहाँ पे हम डिड का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू का इस्तेमाल कर रहे होंगे, डू या फिर डज का। ठीक है, डू या फिर डज का। अब ऐसे इसमें बताने वाली बात तो नहीं रही कोई, क्योंकि जैसे ही हमने बोला कि एस एस जोड़ेंगे तो ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा सिंगुलर। तो डज का इस्तेमाल किया जाता है एक वचनकर्ता के साथ, और डू का इस्तेमाल किया जाता है बहुवचनकर्ता के साथ। ठीक है भाई, अच्छा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, डू या फिर डज, डू प्लूरल के लिए, बहुवचन के लिए, और डज एक वचनकर्ता के लिए, फिर नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्या ऐसे ही बनाया हुआ है, माधवी पतंग नहीं उड़ाती है, काम है उड़ाना, तो उड़ाने की वर्ब क्या होती है, फ्लाई। ठीक, उड़ा कौन रहा है, माधवी, या नहीं कौन उड़ा रहा है, सब्जेक्ट कौन है, माधवी, तो माधवी पहले आ गई भाई, आ गई आ गई आ गई, माधवी पहले आ गई, हाँ माधवी पहले आ गई। फिर डू या डज लगाना चाहिए, माधवी एक वचन है तो डज लगाएंगे, तो यहाँ पे डज लगा दिया। फिर नॉट लगाना था, नॉट लगा दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, फ्लाई, तो हमने फ्लाई लगा दिया। ऑब्जेक्ट क्या, उड़ा है, तो उड़ा तो रही है माधवी, लेकिन उड़ कौन रहा है, तो उड़ रही है काइट, तो काइट हो गई मेरी क्या, ऑब्जेक्ट हो गई भाई, तो यहाँ पे लगा दिया, सिंपल। माधवी डज नॉट फ्लाई काइट, माधवी पतंग नहीं उड़ाती है। ठीक है भाई, इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को आगे रख दो, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या थी, डू या फिर डज, तो हमने डू डज में जिसको भी लिखना हो वो हम शुरुआत में लिखेंगे। सब्जेक्ट आएगा, नॉट की जरूरत पड़ेगी तो क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो सब्जेक्ट बाद में नॉट आ जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो लगा लेंगे, और उसके बाद में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और क्या आएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है भाई, क्वेश्चन मार्क अगर नहीं आया तो सेंटेंस को इंट्रोगेटिव नहीं कहा जाएगा, फिर इंट्रोगेटिव नहीं कहा जाएगा, याद रखना। ठीक है, एग्जाम्पल हम देखेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे, क्या वे पुस्तकालय में काम करते हैं, तो देखो हिंदी में क्या शब्द का शुरुआत यहाँ पे शुरुआत में हो रहा होगा, क्या शब्द का इस्तेमाल शुरुआत में हो रहा होगा, तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत कर रहे हैं। तो क्या वे पुस्तकालय में काम करते हैं, वे काम करते हैं, तो वे हो गया सब्जेक्ट, तो डू, फिर सब्जेक्ट आना चाहिए तो दे लगा दिया। फिर क्या लिखा हुआ है, नॉट, क्या यहाँ पे नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है, नहीं का इस्तेमाल नहीं है तो नॉट नहीं लगाया। वर्ब देखो क्या है, काम करना, तो काम करना यानी कि वर्क, काम करना यानी कि वर्क, तो हमने यहाँ पे वर्क लगा लिया फर्स्ट फॉर्म। बचा क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे दे नहीं रखा, तो हमें यहाँ पे बचा हुआ पुस्तकालय में, तो प्रपोजिशन यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशन यहाँ पे में है, तो हमने में का इस्तेमाल पहले कर लिया, में का इस्तेमाल पहले कर लिया। पुस्तकालय होती है लाइब्रेरी, यहाँ पे लाइब्रेरी लगा दिया, और आखिरी में एक सुंदर सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो डू दे वर्क इन लाइब्रेरी, क्या वे पुस्तकालय में काम करते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे। अब हम जानेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो उसके पहले एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो होता है ना, उसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं मॉडल वर्ब का, और मॉडल वर्ब जो ऐसी वर्ब होती है जो कुछ अलग मतलब बता रही होती है हमेशा। ठीक है, वैसे हमने मॉडल वर्ब पढ़ाई हुई है, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में होगा, आप देख सकते हैं। तो मॉडल वर्ब हमेशा अलग मतलब बताती है, यहाँ पे भी मॉडल वर्ब का मतलब कुछ अलग ही होगा। हम विल या शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि एक मॉडल वर्ब होती है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विल और शैल के बारे में, वो क्या है,
विल का इस्तेमाल किया जा रहा होता है आई और वी, इस चीज़ को साथ साथ नोट करेंगे। विल का इस्तेमाल आई और वी के साथ किया जाता है दृढ़ता को बताने के लिए। जब भी हम ऐसी बातों को बता रहे हैं, जैसे कि हम किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं, किसी को कोई कसम दे दे रहे हैं, ठीक, कि भाई तेरा काम पक्का होगा, तो यहाँ पे हम एक प्रॉमिस कर रहे हैं ना उससे, तो हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हारा काम जरूर करूँगा, तो मैं सब्जेक्ट हूँ, तो वहाँ पे आई विल बोलूँगा कि आई विल डू योर वर्क। मुझे डेफिनेटली बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं पक्का करूँगा, अवश्य करूँगा, मैं सीधे ऐसे बोलूँगा आई विल डू योर वर्क। यहाँ पे विल जो है वो ऑटोमेटिकली दृढ़ता को दिखाएगा मेरे सेंटेंस में, ठीक। वहीं पे हमको सिंपल सी बात कहनी है, किसके साथ में? सिंपल सी बात कहनी है हमको आई और वी के साथ, तो हम इस्तेमाल करेंगे किसका? तो हम करेंगे यहाँ पे इस्तेमाल शैल बाबू जी का करेंगे, शैल बाबू का, ठीक। यही चीज आई वी के अलावा कोई भी दुनिया जहान का वर्ड हो, आई और वी के अलावा दुनिया जहान का कोई सा भी वर्ड हो, उसके साथ में जब भी तुम्हें क्या करना है, दृढ़ता बतानी है कि वह तुम्हें जरूर पीटेगा, ठीक। दृढ़ता बता रहा है कि अवश्य काम होगा। तो जब भी किसी और व्यक्ति की बात होगी आई और वी के अलावा, तो हम क्या करेंगे? तो हम इस्तेमाल करेंगे शैल का, कि ही शैल बीट यू, कि वो तुम्हें जरूर पीटेगा, ठीक है भाई। और वहीं पे सिंपल सी बात कहनी है, यानी कि साधारण बात कहनी है, तो हम इस्तेमाल कर रहे होंगे आई और वी की बात नहीं कर रहे, आई वी के अलावा किसी की भी। तो अगर साधारण बात कहनी है, साधारण भविष्य की, वो वहाँ जाएगा, हो सकता है ना जाए भाई, लेकिन ऐसे साधारण रूप से कह दिया, तो वहाँ पे इस्तेमाल होगा विल बाबू का, विल बाबू का इस्तेमाल होगा, विल का, ठीक। विल स्मिथ का नहीं, विल स्मिथ, विल का इस्तेमाल कर रहे होंगे, विल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है भाई। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, आई वी के साथ में विल जो होगा वो दृढ़ बातों को बताएगा कि ये काम पक्का होगा। अगर आपको लगता है कि ये काम जरूर होगा, तो आई के साथ में विल लगा लो। अगर लगता है कि नहीं हो सकता है ना हो, तो शैल लगा लो। और बाकी सारी चीज़ें दुनिया जहान की जो भी हैं, उनके साथ में अगर आपको लगता है कि ये काम जरूर ही होगा, तो शैल करके बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें शायद ही हो जाएं, तो हम विल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे जब भी देखेंगे तो हमने सिर्फ विल लिख रखा है, क्योंकि आज के टाइम पे, यानी कि तुम कह सकते हो मॉडर्न जो इंग्लिश है आज के टाइम की, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम विल का इस्तेमाल करते हैं। शैल का इस्तेमाल थोड़ा सा नहीं हो रहा होता है, उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एक मॉडल वर्ब की तरह हो रहा होता है, हेल्पिंग वर्ब की तरह थोड़ा सा कम हो रहा होता है इस्तेमाल, ठीक है। तो हम शैल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जहाँ पे भी बात कर रहे हैं, सिर्फ विल का इस्तेमाल हम देख रहे होंगे। चाहो तो शैल लगा लो, कोई रोक नहीं रहा। कोई एक वचन के साथ में इस्तेमाल नहीं करते हैं शैल या विल, ना ऐसा है कि फर्स्ट पर्सन के साथ विल लगाएंगे, बाकी के साथ शैल लगाएंगे, या बाकियों के साथ विल लगाएंगे, आई वी के साथ में शैल लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है भाई। ऐसे मिथ में नहीं बढ़ना, मतलब चेंज हो जाएगा, सीधी सी बात है। अगर हम शैल की जगह विल और विल की जगह शैल का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो। जल्दी से फटाक से रूल देखते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में क्या होता है? प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में आदत होती है फ्यूचर में कोई काम होने वाला है, उसके बारे में बात कर रहा होगा, उसको फ्यूचर टेंस कहते हैं। गा घी घे हिंदी में शब्द आ रहे होते हैं, ऐसे वह वहां जाएगा, वह खाना खाएगा, वह तुम्हें फोन करेगा, मैं वीडियो डालूंगा, आप लाइक करेंगे, ठीक। फ्यूचर में हो रहा होगा कोई काम, तो उसके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है भाई। फिर से वही अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव यानी कि सिंपल, नेगेटिव में नहीं आ रहा होगा, इंट्रोगेटिव में प्रश्न पूछ रहा होगा। तो जब भी हम बात करेंगे किसकी, हम बात कर रहे होंगे सिंपल सेंटेंस की, तो सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर आएगी मेरी वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पे? विल। चाहो तो शैल लगा लो, ठीक है, पहले भी कह चुके हैं। तो विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और साथ में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या ऐसे ही सेंटेंस को बनाया है? एग्जांपल देखते हैं। मानसी मेरा खाना खाएगी। मानसी जो है मोटी है बहुत, तो मेरा खाना खा लेगी सारा का सारा भाई। तो मानसी सब्जेक्ट है, तो क्या मानसी को हमने यहाँ पे पहले रखा है? देखो सब्जेक्ट, हाँ मानसी तो आई है भाई सब आगे, फिर विल आना चाहिए, विल लगा दिया, चाहो तो शैल लगा दो। फिर यहाँ पे सेंटेंस तो भाई गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, तो सेंटेंस को सही करते हैं। यहाँ पे सही सेंटेंस क्या होना चाहिए? यहाँ पे सही सेंटेंस क्या होना चाहिए? यहाँ पे सही सेंटेंस वी, यहाँ पे बी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें क्या लगाना चाहिए? यहाँ पे हमने सेंटेंस लिखा है गलत, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, यानी कि ईटिंग नहीं, सिर्फ और सिर्फ ईट का इस्तेमाल किया जा रहा होगा, ठीक है। तो मानसी विल ईट माई फूड, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है कि मानसी मेरा खाना खाएगी, ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव में देखो अभी क्या बताया था, नॉट का इस्तेमाल होगा। नॉट का इस्तेमाल होगा क्योंकि सेंटेंस सिंपल है। इंट्रोगेटिव नहीं, निगेटिव में नॉट का इस्तेमाल कर रहे होंगे, और क्योंकि सेंटेंस सिंपल है तो नॉट कहाँ लगेगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद। और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो है मेरी विल या फिर शैल, ठीक है। तो देखो क्या विल के बाद में नहीं नॉट लगाया हुआ है, सब्जेक्ट विल नॉट लगाया है, लगाया सही है। तो देखो यहाँ पे ट्रांसलेशन देखते हैं।
मोहित आज मेरे घर नहीं आएगा, मोहित आज मेरे घर नहीं आएगा। तो नहीं लग रखा है, देखते हैं। मोहित सब्जेक्ट है, हाँ है। विल लगा दिया, नॉट लगा दिया। वर्ब क्या है, आना, तो आने की क्या होती है, कम, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम लगा दी। फिर आगे लिखा हुआ है टू माई हाउस टुडे, टू माई हाउस या फिर एट माई हाउस टुडे। तो हम यहाँ पे जो भी अदर वर्ड्स थे उनको आखिरी में इस्तेमाल कर लिया भाई। टू माई हाउस प्रपोजिशनल फ्रेज, और टुडे जो था वो टाइम को बता रहा है, एडवर्ब की तरह इस्तेमाल हो रखा है, तो हमने इनको लगा लिया आखिरी में। जो भी बचा कुछ मामला होगा ना उसको उठा के आप पीछे फेंक देंगे, ठीक है, पीछे उठा के फेंक देंगे। और आगे क्या रहेगा, सब्जेक्ट, विल, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो भी आएगा वो आगे लगा देंगे। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब कहाँ आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए आगे। तो क्या हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे विल आगे लगा रखी है, यहाँ लगा रखी है सब्जेक्ट। नॉट की जरूरत होगी तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। क्या साहिल, क्या देखो आ रखा है यहाँ पे, तो विल आगे लगेगा। क्या साहिल कल तुम्हें पैसे देगा, विल सब्जेक्ट है, साहिल सब्जेक्ट आ गया। नॉट जरूरत ही नहीं थी तो नहीं लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पैसे देगा, देना काम है तो गिव। पैसे देगा, किसे देगा, किसे देगा, तुम्हें देगा, तो पैसे तुमको मिल रहे हैं, तुम प्राप्त कर रहे हो। हमने बताया था वर्ब दो प्रकार की हो जाएगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट होगी जो रिसीव कर रहे हो, यानी कि वर्ब तो वो भी कहलाएगी ना भाई। तो यहाँ पे यू भी एक वर्ब है, और दे रहा है, क्या दे रहा है, मनी दे रहा है, तो मनी भी वर्ब है। और आगे लिख रखा है टुमारो, यानी कि कल, आने वाले कल, आने वाले कल को बोलते हैं टुमारो, आने वाला कल, ठीक है। तो आने वाले कल में ही फ्यूचर होगा, जब भी हम कल की बात करेंगे तो आने वाले ही कल होगा, तो फ्यूचर टेंस में हम स्टडी नहीं बोलेंगे, टुमारो का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो यहाँ पे ये सेंटेंस तरीके से हो गया। और बहुत जरूरी है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना। क्या साहिल कल तुम्हें पैसे देगा, विल साहिल गिव यू मनी टुमारो। चाहो तो शैल लगा सकते हो, लेकिन शैल का मतलब फिर से वही गलत हो जाएगा, अलग हो जाएगा, गलत नहीं अलग हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, अगला टेंस देखते हैं। अब टेंस चालू होते हैं कंटिन्यूअस टेंस, राइट। तो अब देखेंगे कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, कंटिन्यूअस का मतलब होता है जब भी कोई वर्ब मेरी कंटिन्यू होती है। कंटिन्यू का मतलब होता है वो लगातार चलती आ रही है, यानी कि वो रुक नहीं रही है। तो पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, पास्ट में भी है, कंटिन्यूअस भी है, लगातार कैसे चल रही भाई, जब पास्ट में तो पूरी हो गई ना। तो पास्ट में किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी भी एक समय पर अगर वो काम लगातार होगा वो काम लगातार होगा तो हम बोलेंगे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। यानी कि उस समय जब उसकी बात हो रही थी तब वो कैसा था, तब वो लगातार स्थिति में था, तो हम कहेंगे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस था या फिर है। देखो क्या लिखा हुआ यहाँ पे, अतीत में, अतीत यानी कि पास्ट में निरंतर चल रही क्रिया के बारे में बताता है। साथ साथ में इसको नोट कर सकते हैं। वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, बैठा था, बैठी थी, खड़ा था, खड़े थे, कुछ भी आ सकता है। यह निरंतर स्थिति में रहने के बारे में भी बताते हैं। निरंतर स्थिति का मतलब वही हो गया जो हमने बताया अभी, बैठा था, बैठी थी, जैसे हम बैठे हुए हैं तो मैं एक स्थिति में लगातार हूँ, पास्ट में यही काम होगा तो हम कंटिन्यूस टेंस में उसको बना सकते हैं। जरूरी नहीं है रहा रही ही आ रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने बोला कि मेरा भाई कुर्सी पर बैठा था तो माई ब्रदर वॉज सिटिंग ऑन द चेयर, भले यहाँ पे रहा रही नहीं आया, फिर भी हमने बोला ना क्योंकि वो बैठा हुआ था, एक स्थिति में लगातार था, एक स्टेट में लगातार थी वर्ब, तो हमने बोला कि वहाँ पे हमने इस्तेमाल किया कंटिन्यूअस टेंस का। और ये सारी बातें प्रेजेंट के लिए भी लागू होंगी और यही सारी बातें फ्यूचर के लिए भी लागू होंगी। अगर हम प्रेजेंट में लगातार होंगे तो कंटिन्यूअस टेंस बना सकते हैं भाई। फिर से वही बात, अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे, नेगेटिव होंगे, इंट्रोगेटिव होंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं कंटिन्यूअस में बी की फॉर्म का। अब बी क्या होती है भाई, बी बहुत खतरनाक चीज है, बी बहुत जगहों पे इस्तेमाल हो रही होती है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है एज, एम या फिर आर। सेकेंड फॉर्म होती है वॉज, वर, और थर्ड फॉर्म होती है बीन, ठीक है। तो यहां पे क्योंकि ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, तो हमें इस्तेमाल क्या करनी है, हमें इस्तेमाल करनी है वॉज वर भाई। बताया हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो वॉज वर का इस्तेमाल देखो यहाँ पे करते हैं हम या नहीं करते हैं, तो भाई करेंगे ही, देखते हैं। देखो भाई सब्जेक्ट आना चाहिए सबसे पहले, आ गया, वॉज वर लगाया। हमने क्या बताया था शुरुआत में, कंटिन्यूएशन को बताती है आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा दिया। यानी कि प्ले है तो प्लेइंग, गो है तो गोइंग, कम है तो कमिंग, राइट है तो राइटिंग, डांस है तो डांसिंग, सिंग है तो सिंगिंग, ठीक है। लिसन है तो लिसनिंग, टीच है तो टीचिंग, लर्न है तो लर्निंग, राइट है तो राइटिंग, ऐसे करके आईएनजी करके लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। हमेशा याद रखेंगे, फर्स्ट फॉर्म नहीं, वैसे तो बेस फॉर्म होती है, लेकिन वो फर्स्ट फॉर्म उसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे वॉज वर का इस्तेमाल कर लिया। तो देखो भाई सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले आना चाहिए सब्जेक्ट, मेरी चाची बारिश में नाच रही थी। तो मेरी चाची जो है वो बारिश में नाच रही है, काम हो रहा है नाचने का, नाच रही मेरी चाची, ठीक है। तो सब्जेक्ट है चाची। तो देखो सब्जेक्ट पहले आया है क्या, मेरी चाची यानी कि माय आंट,
सब्जेक्ट आ गया, वॉज या वर में से एक लगा दो, वॉज या वर में से एक लगा दो। वॉज का इस्तेमाल कहाँ होगा, वॉज का इस्तेमाल होगा सिंगुलर जब भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ। देखो यहाँ पे भी एस आ रहा है, अगर देखा ध्यान दिया हो आपने तो एस आ रहा है, हमने कहा था एस जैसे वर्ब में लगेगी तो वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी सिंगुलर। तो वॉज यहाँ पे सिंगुलर है, तो माई आंट एक थी तो यहाँ पे वॉज लगाया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नाच रही थी, नाचना होता है डांस, DANCE, तो इसमें ई हटा के हमने ING लगा दिया, डांसिंग बन गया डांसिंग, और फिर बस खत्म। ऑब्जेक्ट नहीं है, बाकी जो भी बचा हुआ है बारिश में, तो में आगे ले आएंगे इन, और बारिश मतलब द रेन। तो माई आंट वॉज डांसिंग इन द रेन, मेरी चाची बारिश में नाच रही थी। अब आंट के लिए जरूरी नहीं चाची लिखो, और कुछ भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, मामी बुआ को भी बोलते हैं आंट। निगेटिव सेंटेंस जब बात करते हैं तो निगेटिव सेंटेंस के अंदर हम क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें क्या करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी है और उसके बाद में नॉट लगा देना है, जो कि पहले भी कर रहे थे। बस ये था पहले जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उन सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं कर रहे थे, जैसे कि प्रेजेंट डेफिनेट और पास्ट डेफिनेट में। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में भी है, निगेटिव में भी है, तो हमें बस हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है और हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट को चिपका देना है फेविक्विक का मजबूत जोड़ लगा के। ठीक है भाई। तो सब्जेक्ट देखो अब सेंटेंस में, मेरी भाभी खाना नहीं बना रही थी, तो मेरी भाभी खाना नहीं बना रही थी, तो काम है खाना बनाने का, खाना बनाना या पकाना, बना कौन नहीं रहा, मेरी भाभी नहीं बना रही है। ठीक है, और क्या नहीं बना रही है, खाना, तो खाना ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भाभी है, और जो वर्ब है वो क्या है मेरी यहाँ पे, बनाना, खाने को बनाना। तो देखो क्या सब्जेक्ट यहाँ पे पहले आ रहा है, तो हमने लिख लिया, देखो सब्जेक्ट क्या है, मेरी भाभी, यानी कि माय सिस्टर इन लॉ, माय सिस्टर इन लॉ। एक है तो यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, वॉज लगा दिया, और नॉट था तो हमने नॉट यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया, यानी कि वॉज के साथ में हमने नॉट जब लगा दिया ना तो वो कॉन्ट्रैक्शन में आ गया, और वॉज एन करके अपोस्ट्रोफी कॉमा लगाया, ठीक, वॉजंट हो गया। इसका मतलब क्या है, वॉज प्लस नॉट, तो हमने सब्जेक्ट लगाया, वॉज प्लस नॉट लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में ING लगा दी। तो मेरी भाभी खाना नहीं बना रही थी, माई सिस्टर इन लॉ वॉजंट कुकिंग फूड, या वॉजंट कुकिंग, कुकिंग मतलब खाना पकाना या फिर खाना बनाना। ऐसे इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को उठा के रख देंगे आगे, तो हेल्पिंग वर्ब थी वॉज वर्ब को आगे ले आए, और हिंदी में हो जाएगा क्या, तो वॉज वर्ब लगाया, वर, अब यहाँ पे सब्जेक्ट था क्या, आप कल वह नक्शा पढ़ रहे थे, आप, यू, तो यू होता है प्लूरल, तो हमने यहाँ पे वर के साथ में लगा दिया यू, तो वर यू, पढ़ना होता है रीड, तो देखो नॉट तो यहाँ पे था नहीं तो नॉट का इस्तेमाल नहीं किया, वर्ब की ING फॉर्म लगा दी, रीडिंग, क्या पढ़ रहे थे, एक वह नक्शा पढ़ रहे थे, तो दैट मैप तो यहाँ पे लगा दिया। कल की बात कर रहा, टाइम की एडवर्ब है, पीछे लगा दिया भाई यस्टरडे, बीते हुए कल की बात कर रहा है तो यस्टरडे, वर यू रीडिंग दैट मैप यस्टरडे, क्या आप कल वह नक्शा पढ़ रहे थे। तो भाई नोट कर लें इसको, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि प्रेजेंट है, और पास्ट में हमने क्या इस्तेमाल किया, वॉज वर्ब। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम, आर। तो देखो ज़्यादा टेंशन दिमाग में नहीं लेनी है, जो पास्ट में हो रहा था, पास्ट में क्या था, कंटिन्यूअस था, यानी कि पास्ट में चीज़ लगातार चल रही थी। यहाँ पे प्रेजेंट में चीज़ लगातार चल रही होगी, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो प्रेजेंट में काम लगातार चल रहा है, मैं हाथ अपना यूज़ कर रहा हूँ तो ये काम लगातार चल रहा है, मैं देख रहा हूँ लगातार चल रहा है, आप लिख रहे हैं लगातार हो रहा है काम, प्रेजेंट में हो रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये पास्ट में होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर होगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, सिंपल है। तो यहाँ पे बस हम सिर्फ एक छोटा सा फर्क होता है, वो क्या होता है कि यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं इज एम आर का, और वहाँ पे इस्तेमाल पास्ट में करते हैं वॉज वर्ब का। तो बस वॉज वर्ब और इज एम आर का इस्तेमाल में अंतर होता है, बाकी पूरे के पूरे सेंटेंस सेम होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पे अफर्मेटिव में वहाँ पे हमने लगाया था सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। इसका इस्तेमाल हो रहा होता है एक वचनकर्ता के साथ, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और एम का इस्तेमाल हो रहा होता है आई के साथ। आई थोड़ा स्पेशल होता है, देखो इंग्लिश में अपने आप को यहाँ महत्वता दी जाती है, ठीक है, उनके कल्चर के हिसाब से अपने आप को मैं की बात करते हैं, तो आई के लिए उन्हें स्पेशल एम का इस्तेमाल किया, और आर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम यहाँ पे बहुवचन के लिए, बहुवचन के लिए भाई। तो ठीक है, एक पीछे छोटी सी बात रह गई है, वो ये है कि पास्ट कंटिन्यूअस में हम आई के साथ में वॉज का इस्तेमाल करते हैं, भले ही आई मेरा प्लूरल होता है लेकिन फिर भी हम वॉज का इस्तेमाल करते हैं। कारण जो अभी बताया वही होता है कि वहाँ पे हम आई थोड़ा सा स्पेशल बताते हैं, अलग बताने की कोशिश करते हैं, इसलिए वहाँ पे हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं आई के साथ में अलग वर्ब का, जो कि होती है वॉज। ठीक है, तो देखो भाई सब्जेक्ट इज एम आर आना चाहिए। सब्जेक्ट कौन है, राशि आईने में देख रही है, राशि है लड़की तो वो आईने में देख रही है, तो काम है देखना, और राशि देख रही है, राशि सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट पहले आना चाहिए ना, तो राशि को लिख दिया यहाँ पे। इज एम आर में से कुछ लगा दो, राशि एक है तो यहाँ पे इज लगा। आईने में देखना,
लुक, तो लुकिंग, आईएनजी लगाई ना यहाँ पे, तो लुकिंग हो गया। ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, आईने में देख रही है, तो यहाँ पे जो भी में लिख रखा है ये प्रीपोजिशन जो है वो आगे आ जाएगी इन द मिरर। इन या फिर इनटू, दोनों में से कुछ भी लगा लो भाई अभी के लिए। तो राशि इज लुकिंग इनटू द मिरर या फिर राशि इज लुकिंग इन द मिरर, और यहाँ पे ये सेंटेंस बन गया कि बहुत सिंपल होते हैं ये जो कंटिन्यूस होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ भी किए जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। निगेटिव में बस इज एम आर के बाद में नॉट लगा देंगे, तो यहाँ नॉट लगा दिया। राघव कोई चित्र नहीं बना रहा है, राघव इजंट, शॉर्ट कर दिया ना इज नॉट का, तो इजंट हो गया। राघव इजंट ड्राइंग यानी पिक्चर, राघव इजंट ड्राइंग यानी पिक्चर, राघव कोई पिक्चर नहीं बना रहा भाई। इंट्रोगेटिव में इज एम आर को उठा के रख देंगे आगे, तो इज एम आर को उठा के रख दिया आगे। तो देखो यहाँ पे क्या से चालू हो गया, इज द पुलिस कॉलिंग यू, क्या आपको पुलिस बुला रही है। तो इज सब्जेक्ट आया द पुलिस, वर्ब आ गई कॉलिंग, और आखिरी में आ गया ऑब्जेक्ट यू। तो इज सब्जेक्ट नॉट कॉलिंग यू, नॉट जरूरत होगी तो लगाएंगे वरना नहीं लगाएंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर टेंस की बात करते हैं। फ्यूचर टेंस में देखो क्या होता है, हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर टेंस में क्या होता है, फ्यूचर टेंस में ही फिर से वही बात, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो फ्यूचर में जब भी कोई वर्ब मेरी कंटिन्यूएशन में होगी, लगातार चल रही होगी, तो हम बोलेंगे वो कैसी है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है। हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं नहीं आता है, रहा होगा आता है, रही होगी आता है, रहे होंगे आदि शब्द यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि मैं खेल रहा होऊंगा, भविष्य में मैं कहीं पे कोई काम खेल रहा होऊंगा। ठीक है, मान लो मैं बोल रहा हूँ मैं कल सुबह फुटबॉल खेल रहा होऊंगा, मैं आज रात में पढ़ाई कर रहा होऊंगा, जब तुम मेरे घर पे आओगे मैं नहा रहा होऊंगा। तो भविष्य में एक समय पे वो काम जो भी हम बात बोल रहे हैं वो लगातार स्थिति में होगी, इसलिए हम बोल रहे हैं ये कैसा है मेरा फ्यूचर, मतलब भविष्य में लगातार होगा तो कंटिन्यूअस है। इसमें भी हम बी की फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने अभी तक इस्तेमाल किया इज एम आर और वॉजर का। यहाँ पे क्या हम करते हैं, क्योंकि फ्यूचर है तो फ्यूचर में हम विल और शैल का इस्तेमाल करते हैं भाई, और उसमें से भी विल और शैल में से भी हम क्या काम करेंगे, हम शैल को हटा देते हैं, विल का इस्तेमाल करेंगे। और क्योंकि यहाँ पे हमें बी की फॉर्म भी इस्तेमाल करनी है भाई, बी की फॉर्म इस्तेमाल करनी है, तो हम इज एम आर तो नहीं कर सकते क्योंकि वो भी हेल्पिंग वर्ब है और विल शैल भी हेल्पिंग वर्ब है। तो हम इस्तेमाल क्या करते हैं, हम बेस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो विल बी का इस्तेमाल हो रहा होगा। ठीक है, विल साथ में बी, और कंटिन्यूस है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी वहां पे। देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, उसके पहले देखते हैं कि ये क्या बताता है। भविष्य में निरंतर चल रही क्रिया के बारे में बताता है, जो भी हमने बताया, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द सेंटेंस में आते हैं, आ रहे हैं। यह निरंतर स्थिति में रहने के बारे में भी बताता है, जो कि हमने अभी पास्ट में या फिर प्रेजेंट में बताया था कि लगातार स्थिति में रहने के लिए भी बताता है। जैसे मैंने बोला कि मैं कुर्सी पर बैठा होऊंगा, तो आई विल बी सिटिंग ऑन द चेयर, भविष्य में लगातार स्थिति में होऊंगा कुर्सी पे बैठा हुआ, तो हमने बोल दिया वहां पे विल के साथ में कंटिन्यूअस टेंस यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कर रहे होंगे। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट आना चाहिए, आ रहा है, विल आ रहा है, बी बोला तभी हमने तो बी आ गया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, तो सब्जेक्ट विल बी वर्बिंग वी आईएनजी ऑब्जेक्ट, इस तरीके से बन रहा होगा। एग्जांपल देखते हैं, मंजू सड़क पर मेरा नाम चीख रही होगी, मंजू एक लड़की, वो मेरा नाम सड़क पर चिल्ला रही है पगलों की तरह, तो वहां पे हम क्या करेंगे, हमने तो यहाँ पे इस्तेमाल करिए मंजू शैल बी, मंजू हमने बोला था विल की जगह शैल भी लगा सकते हो, तो हमने देखो शैल लगा के दिखा दिया आपको, विल लगाओ या शैल, बी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, चीखना होता है, येल करना है, स्क्रीमिंग, स्क्रीमिंग भी लिख सकते हैं, स्क्रीमिंग भी लिख सकते हैं, स्क्रीमिंग वर्ब का इस्तेमाल भी यहाँ पे हम कर सकते हैं, SCREAMING, SCREAMING, स्क्रीमिंग भी लिख सकते थे। तो भाई वर्ब हो गई स्क्रीमिंग, तो कौन सीख रहा है भाई, मंजू सीख रही है, मंजू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिख दिया मंजू, विल या शैल में से कुछ लगा दो, बी लगा दिया, वर्ब है चीखना, येल या फिर स्क्रीमिंग, तो हमने येलिंग लगा दिया। ठीक, अब क्या सीख रहे होगे भाई, चीखा जा रहा है, लेकिन किसको चीखा जा रहा है, नाम चीखा जा रहा है, तो मेरा नाम, माई नेम हो गया क्या, ऑब्जेक्ट हो गया, बचा गया सड़क पर, तो पर लगा देंगे आगे, ऑन द रोड, तो मंजू सड़क पर मेरा नाम चीख रही होगी, मंजू शैल बी येलिंग माई नेम ऑन द रोड। अब शैल लगाया है यानी कि यहाँ पे जरूर ही चीख रही होगी, हो सकता है कोई ऐसा काम मैंने किया हो कि मंजू जरूर चिल्ला रही होगी, तो हम बोलेंगे मंजू शैल, चाहे तो मंजू विल भी बोल सकते हैं, तो वहाँ पे हो जाएगा सिंपल फ्यूचर, क्योंकि मंजू आई और वी नहीं है। निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल है, तो विल के बाद में नॉट लग गया। राहुल पढ़ाई नहीं कर रहा होगा, राहुल शैल या विल नॉट लग गया, यहाँ पे बी स्टडीइंग, पढ़ाई नहीं कर रहा होगा। इंट्रोगेटिव में क्या लगेगा, शुरुआत में, और हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी शुरू में, तो हमने बोला विल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट आएगा, इंट्रोगेटिव है तो सब्जेक्ट बाद में आएगा। तो क्या अंजलि कमरे में रो रही होगी,
विल या फिर शैल। अंजलि सब्जेक्ट हो गई, बी आ गया, नॉट तो था नहीं यहाँ पे तो नॉट लगाया नहीं हमने यहाँ पे। बी वर्ब क्या है, रोना, रोना वीपिंग होता है, क्राइंग होता है, तो हमने यहाँ पे क्राइंग लगा दिया। ऑब्जेक्ट यहाँ पे था नहीं तो बचा क्या, कमरे में, तो मे की स्पेलिंग आ जाएगी आगे, इन द रूम। तो क्या अंजलि कमरे में रो रही होगी, विल अंजलि बी क्राइंग इन द रूम। और यहाँ पे इंट्रोगेटिव का इस्तेमाल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे शैल का इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस मेरा इंट्रोगेटिव हो रहा होगा भाई, ठीक है। तो ये था हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो ये जो था ये था टेंस का पार्ट 1। इसमें इसके बाद में टेंस का एक और पार्ट होगा। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो समझ में नहीं आई तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो कमेंट करें इस वीडियो में। और कोई डाउट होता है, कुछ चीज़ आपको पूछनी है, कोई टॉपिक आपको सजेस्ट करना है, कोई इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आई या फिर आप कंफ्यूजन में हैं, तो हमारे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, हमें स्नैपचैट पे फॉलो कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे इन चीज़ों को हमसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से बस पढ़ाई करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और इस वीडियो के पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बस ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।